मैं केवल डीएनए के विषय पर मेरी बात रखने वाला हूँ। विषय है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा संथाल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र है। डीएनए के आधार पर पर्दाफाश। बनारस यूनिवर्सिटी का ज्ञानेश्वर चौबे ने जो बयान दिया वह तमाम अखबारों में बड़ा चढ़ाकर छापा गया। ये चौंकाने वाली बात है कि ज्ञानेश्वर चौबे को कुत्ता भी नहीं जानता है। ये चौंकाने वाली बात है कि ज्ञानेश्वर चौबे को कुत्ता भी नहीं जानता है। वो वैज्ञानिक है, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया। मगर जब जांच पड़ताल की गई तो वो साइंस का प्रोफेसर है। मगर वो स्कॉलर होने के नाते उसकी बात को तवज्जो दिया गया तो ब्राह्मण लोगों ने दो चेहरे का इस्तेमाल किया। पहली बात तो ऑनलाइन बहुत सारे आदिवासी इस बात को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो उनको बैकग्राउंड में थोड़ी डीएनए की जानकारी देना मैं चाहता हूं। डीएनए साइंस तो ये आधुनिक साइंस है। इसके पहले का ब्रिटिश पीरियड में एंथ्रोपोलॉजी यह बैकवर्ड हो गया है। डीएनए साइंस ज्यादा एडवांस हो गया है। जितने भी ब्राह्मण विद्वान हुए हैं उन तमाम ब्राह्मण विद्वानों ने यह स्वीकार किया है, मान्य किया है, हम लोग विदेशी हैं। और खास बात यह है कि जो लोग हम लोगों ने आज़ादी दिलाई या हमारे लोगों द्वारा चला गया आंदोलन, ये आज़ादी का आंदोलन है, ऐसा डंका पीटते हैं, उन तथाकथित आज़ादी का आंदोलन चलाने वाले लोगों ने कहा हम विदेशी हैं। बाल गंगाधर तिलक जो ब्राह्मण है उसने एक किताब लिखी, आर्टिक्ट होम इन द वेदास, 1903। ये किताब 1903 में लिखी गई। मराठी में उसका उसी साल अनुवाद हुआ 1903 में। आर्यांचे मूल स्थान यानी ब्राह्मणों का मातृभूमि ध्रुवीय प्रदेश है, ऐसा उस किताब में लिखा गया। और उन्होंने जो बातें कही है, आज डीएनए साइंस ने बहुत, तिलक के बाद डीएनए साइंस के साथ बहुत टैली होती है। वो कैसे आए, क्या किया, मगर उसने उस किताब में इस बात का जिक्र किया हमारे ब्राह्मणों से गलती हुई है, हमने ज्यादा लोगों को मारना चाहिए था। तो बाल गंगाधर तिलक का आर्टिक्ट होम इन द वेदास ये प्रमाणित करता है ब्राह्मण विदेशी है। जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसने अपने पुत्री को जो खत लिखे थे जेल से, लेटर्स टू इंदिरा, उसमें लिखा है कि हम कैसे विदेशी है। उसने अपने बेटी को खत लिखे है, उसमें बहुत बढ़िया वर्णन किया है कि शायद, उसने ऐसा वर्णन किया, शायद हम ब्राह्मणों को जहां से हम आए शायद हमारे में मुठभेड़ हुई होगी, शायद हमें खाना नहीं मिल रहा होगा और हमें वहां से भागना पड़ा और हम खैबर खिंड से इंडिया में दाखिल हुए। बेटा हिंदू, ये लोग
आज जो जंगली दिखाई दे रहे हैं, अप्रगत दिखाई दे रहे हैं, हम एक समय में जंगली थे और यहाँ के जो द्रविड़ लोग थे ये इतने महान थे कि मेसोपोटामिया और जितने भी दुनिया का कल्चर था, सबसे बढ़िया कल्चर ये हड़प्पा मोहेंजोदड़ो के निवास करने वाले सिंधु जनों का था। ये बहुत प्रगत थे और हम ब्राह्मण लोग जंगली थे, इतना भी लिखा। वो किताब आज भी मार्केट में। गांधी जी ने एक लेटर लिखा, उस लेटर में लिखा कि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं वो यहाँ के शूद्र अतिशूद्र लोग हैं और वो सिंधु जन के निवासी है। गांधी जी ने भी मान्य किया कि ये लोग मूल निवासी हैं। ढेर सारे ब्राह्मण, जिसमें एक राहुल सांकृत्यायन ने वोल्गा से गंगा नामक किताब में लिखा, वह बहुत रसभरित वर्णन किया। उसमें तो ऐसा लिखा कि यहाँ के लोगों को ब्राह्मण डायलॉग करते हुए दिखाया है, हमें तो इनकी भाषा भी नहीं आ रही है, हमें इनके तलम कप, हमारे पास इनके जैसे वस्त्र और आभूषण तक नहीं है। इनके नगरों में हम जाते हैं तो रास्ता ही भटक जाते हैं। और जब 1922 में उत्खनन हुआ तो 1927 में संयुक्त भारत था, तो उस संयुक्त भारत होने के नाते राहुल सांकृत्यायन वो खंडहर देखने गए थे और उन्होंने इसका विस्तारित वर्णन अपनी बायोग्राफी में भी किया है, मेरी जीवन कथा। एक बड़ा इतिहासकार है, मान्य बहुत ख्यातनाम इतिहासकार है, जिसका नाम रामशरण शर्मा ने एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, स्पष्ट तौर पर लिखा है, आर्य संस्कृति की सारी विशेषताएं एक एक करके भारतीय उपमहादेश से बाहर मिलती है, अतएव उन्हें ईसा पूर्व 2000 से पहले हड़प्पा या भारत की किसी अन्य समकालीन संस्कृति में खोजने का प्रयास निरर्थक है, पागलपन है। बहुत ख्यातनाम इतिहासकार है रामशरण शर्मा। उन्होंने लिखा है कि हड़प्पा मोहेंजोदड़ो की सभ्यताओं में ब्राह्मणों को ढूंढना मूर्खता है। जब 1922 में उसका एक्सकेवेशन हुआ हड़प्पा मोहेंजोदड़ो का सर जॉन मार्शल द्वारा, तो उसके अंदर लिपि मिली, शिल्प मिले, शिल्प के ऊपर चित्रांकन मिले, तो उसके 3 वॉल्यूम प्रकाशित किए गए ब्रिटिश लोगों ने, और दुनिया का आकर्षण सिंधु सभ्यता पर केंद्रित हुआ कि 5000 साल पुराने लोग भारत में रहते थे, जब दुनिया नंगी, भूखी और अप्रगत अवस्था में थी, तब भारत में इतना विकसित समाज था। ये देखने के लिए दुनिया का आकर्षण इंडस सिविलाइजेशन की तरफ हुआ। तो उसमें इस बात का स्पष्टता जिक्र है, ये द्रविड़ लोगों की मूल सभ्यता है, इसका ब्राह्मणों से दूर दूर का संबंध नहीं है। इस सभ्यता के अंदर घोड़े का शिल्प नहीं मिला, घोड़े की हड्डियां भी नहीं मिली। इस शिल्पों के अंदर यज्ञ का वेदी नहीं मिला। ब्राह्मणों के जो धार्मिक प्रतीक है सिंधु सभ्यता में नहीं मिले। इसलिए यह बात उस समय सप्रमाणित हो गई और अभी भी पाठ्यक्रमों में यही पढ़ाया जाता था, आर्यों का आगमन। वो बेवजह नहीं बोला जाता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो बाहर से आए, ये बात वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो गई है। साथियों, जो ब्राह्मण लोग खुद मानते हैं हम विदेशी है, वो ब्राह्मण लोगों ने आज जैसे ही एक वेपन सामने आ गया, साइंस एक वेपन है,
जैसे ही साइंस ने वैज्ञानिक आधार पर ब्राह्मणों को नंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया, तो ब्राह्मणों के अंदर भयंकर भय उत्पन्न हो गया है। और भय के कारण वो लोग ठंडे दिमाग से उन्होंने सोचा कि वो तो प्रोपेगेंडा करने में माहिर लोग हैं, तो हम लोग विदेशी हैं, मगर हमें ज्यादा प्रोपेगेंडा करना होगा, हम मूल निवासी हैं। 2001 साल आया, 2001 साल में डॉक्टर माइकल बामशात, अमेरिका का साइंटिस्ट, सैंपल टेस्ट लिया, प्रातिनिधिक 5 साल काम किया, और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार वहां वाशिंगटन गया, और उसका जो इंटरनेशनल जर्नल में उसका जो डीएनए का पेपर पब्लिश होने वाला था, उसके एक दिन पहले उसका इंटरव्यू लिया, और 21 मई 2001 को रिपोर्ट छापा, और वो रिपोर्ट के हेडिंग था कि ब्राह्मण का जो पुरुष है वो मोर यूरोपियंस, यानी वो भारतीय ही नहीं है, ज्यादा विदेशी है। मगर डॉक्टर माइकल बामशात के रिपोर्ट से एक सच सामने आया, उसको तो डीएनए की खोज करना था, मगर उसको एक महत्वपूर्ण चीज मिली जो दुनिया के लिए अभी भी खोज का विषय है, और वो विषय यह है कि भारत में कास्ट कैसे बना। इतने कम संख्या वाले ब्राह्मण लोग बहुसंख्य लोगों को कैसे गुलाम बनाते हैं, कास्ट मैकेनिज्म कैसे चलता है, इसकी खोज माइकल बामशात के डीएनए के द्वारा हुई। तो माइकल बामशात का डीएनए का ये निचोड़ निकला कि ब्राह्मण तो विदेशी है ही, मगर ब्राह्मण की जो औरत, ब्राह्मणीन जिसको कहा जाता है, वो ब्राह्मण की महिला जो है, उसकी माँ, बहन, पत्नी, बीवी, लड़की, ये जो औरतें हैं वो ब्राह्मण के डीएनए से मैच नहीं हुआ, बल्कि ब्राह्मणों का डीएनए जो काला समंदर के किनारे वेस्ट यूरेशियन लोग जिन्हें कहा जाता है, वहां के पुरुष महिलाओं के साथ मैच हुआ, मगर ब्राह्मण महिलाओं का डीएनए भारत के एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के साथ मैच हुआ। इससे ब्राह्मणों का विदेशीपन पकड़ में आया। अगर ब्राह्मण विदेशी है तो ब्राह्मण की औरत भी विदेशी होनी चाहिए थी। ब्राह्मण विदेशी निकला, मगर ब्राह्मण की औरत मूल निवासी डीएनए क्यों निकला? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। महिलाओं का जो डीएनए है एक कांस्टेंट डीएनए है, पुरुषों का जो डीएनए है और भारत के अंदर रहने वाली उनकी औरतों का डीएनए एक नहीं मिला, ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया। मगर इस खबर से ब्राह्मणों के अंदर भय पैदा हो गया, और ब्राह्मण लोगों ने प्रतिक्रिया के तौर पर 2001 के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर बम ब्लास्ट करना शुरू किया। 2001 से ब्राह्मणों में इतना भय पैदा हुआ कि वो लोग बम ब्लास्ट करने के लिए अगुवाई करने लगे। इसका प्रमाण क्या है? जिन्होंने बम ब्लास्ट किया उन्होंने खुद मान्य किया हम बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं। डीएनए से ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हुआ, तो ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया के तौर पर देश भर में बम ब्लास्ट किए, और ये बम ब्लास्ट कितने किए इसका सबूत उस आदमी ने दिया जो बॉम्बे हाई कोर्ट में चार्जशीट में उसका बयान दर्ज है। ये लीगली रिकॉर्ड मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कॉपी निकाला, उन्होंने पढ़ा, वो भी उस बात का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप लोग भी बोलते हो, सबूतों के आधार पर बोलते हो, ये लो मैंने आप सर्टिफाइड कॉपी आपको भी देता हूं, ओरिजिनल कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने फरीदाबाद की मीटिंग फरवरी 2008 में हुई, जिसमें बीजेपी के सांसद लोग मौजूद थे, प्रज्ञा ठाकुर मौजूद थी, और बाकी तमाम लोग वहां मौजूद थे जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे। आरएसएस के फुल टाइमर्स लोग जो गतिविधि में शामिल है वो मौजूद थे। वो केवल और केवल ब्राह्मणों की सीक्रेट मीटिंग थी, मगर उसका वीडियो बना के रखा था। जब करकरे जी ने जब उनकी घरों के ऊपर छापा मारा तो लैपटॉप जब्त हुए,
वीडियो और ऑडियो मिलाकर 48 ऑडियो वीडियो जब्त किए। फरीदाबाद की मीटिंग को सुना गया, उसका ट्रांसक्रिप्ट किया गया और कोर्ट में दाखिल किया गया कि केवल ये बम ब्लास्ट नहीं कर रहे थे, राष्ट्रद्रोह कर रहे थे। उस मीटिंग में उसने ये कबूल करते हुए कहा, क्या कहा? वी विल फाइट दिस नेशन, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। मोहन भागवत जो बाहर बकवास कर रहा है, वो अंदरूनी तौर पर क्या चर्चा चल रही है उनके लोगों की जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे। उन्होंने कहा हम ब्राह्मण लोग विदेशी है, इसलिए हमारा ये कार्य है कि हम भारत के संविधान को ही नहीं मानेंगे, हमें भारत के संविधान के साथ द्रोह करना होगा और भारतीय जनता के साथ भी द्रोह करना होगा। यह लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का बयान है। तो क्या इन लोगों को मालूम नहीं था डीएनए के आधार पर? इसीलिए मैं इस बात को क्लब करके बोल रहा हूं कि 2001 में जैसे ही ब्राह्मण विदेशी हुआ तो ब्राह्मण तो चुपचाप बैठने वाला है नहीं। उसने उसका दूसरा तरीका ढूंढा कि देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, शक की निशानी मुसलमान के ऊपर की जाए और देश इसका प्रोपेगेंडा इतना किया जाए कि संविधान फेल हो गया है, इसलिए संविधान को बदला जाए। ये माहौल बम ब्लास्ट के पीछे का था, ये माइंड था उनका। बाद में वो आतंकवादी लोग पकड़े गए। ये 2001 की प्रतिक्रिया है। फिर आया 2009 साल। 2009 साल में घटना हुई, एक विश्वविख्यात व्यक्ति रिच डेविड, ये दुनिया के सबसे बड़ा नंबर 1 का डीएनए साइंटिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है रिच डेविड। और उन्हें हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन लोग रिच डेविड का धन्यवाद अदा करते हैं कि ये जो आज बकवास कर रहे जो ब्राह्मण हैं, इनको उन्होंने एक अपनी रिसर्च वाली किताब में एक्सपोज किया। 2019 में 18-19 में उन्होंने किताब पब्लिश की, जिस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। यह किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको सभी बहुजन समाज के लोगों ने इसको हासिल करके पढ़नी चाहिए, संग्रह ही रखनी चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण किताब है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। यह किताब दुनिया के सभी लोगों का डीएनए करके स्टडी करके लिखी गई किताब है। जितना भी भौगोलिक एरिया है दुनिया के सभी लोगों का, मगर उसमें आधी किताब भारत के ब्राह्मणों के ऊपर है। ये कितने बदमाश है, ब्राह्मण लोग कितने बदमाश है और दुनिया के लिए कितनी सिरदर्द बने हुए हैं। हम लोग उनके संपर्क में हैं, अगर वो हमें उसका कॉपीराइट का अधिकार देंगे तो हम भारत की तमाम भाषा में उसको अनुवादित करके छापेंगे। हम उन्हें बुलाएंगे भी या उन्हें हम मिलने भी जाएंगे। साथियों, उन्होंने एक बात बताई और वो बात यह है कि उन्होंने अपना अनुभव जताते हुए कहा कि 2008 में मैं और मेरा दोस्त निक पैटरसन, हम दो हैदराबाद में गए, जहां पर डीएनए, भारत के डीएनए एक्सपर्ट साइंटिस्ट लोगों के साथ हमारी मीटिंग होने वाली थी। क्योंकि भारत के लोगों का डीएनए पर जैसे भारत के लोगों का इंटरेस्ट था, उसी तरह हम लोगों का भी इंटरेस्ट था। इसीलिए हम कोलैबोरेशन करके रिसर्च कर रहे थे। मैं और मेरे दोस्त निक पैटरसन 2008 में हैदराबाद में उन साइंटिस्ट लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए गए। वहां पर थंगराज, नीरज राय और अन्य लोग थे। उनके साथ हमारी बात हुई। जब बात हुई तो मैंने वहां पर
ये मुद्दा उपस्थित किया कि आप कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण लोगों का डीएनए भारतीय नहीं मिला है, बल्कि ब्राह्मणों का डीएनए भारत के बाहर मिला है। इसलिए कोई संकल्पना तय करनी होगी। जैसे यहाँ के नेटिव इंडियंस है तो ये नेटिव इंडियंस हो गए, उसी तरह जो बाहर के लोग हैं उनके लिए कोई टर्मिनोलॉजी तय करनी होगी। इसलिए हम दोनों ने ये तय किया कि अब भारत के अंदर कोई विदेशी लोग है, ब्राह्मण लोग हैं, तो उनको वैज्ञानिक शब्दावली में यह कहना होगा वेस्ट यूरेशियन। जैसे ही मैंने यह मुद्दा उपस्थित किया तो थंगराज ने गुस्से में आकर कहा, क्या कहा कि तुम लोग भारत में राजनीतिक उथल पुथल करना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। फिर मैंने उनको कहा, रीस डेविड साहब ने कहा, फिर मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने भी ये बात को एक्सेप्ट किया है कि ब्राह्मणों का, महिलाओं का डीएनए यहां का मिलता है और पुरुषों का डीएनए बाहर का मिलता है, तो बताओ ये वैज्ञानिक तथ्यों को तुम झुटला सकते हो क्या? आर्गुमेंट हुआ उनका। तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में हमारी आवाज को दबा रहे थे और कह रहे थे कि इससे विस्फोट हो सकता है, इस डीएनए रिसर्च से भयंकर विस्फोट हो सकता है और ब्राह्मणों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए ऐसी संकल्पना के लिए हम राजी नहीं है। चालाक बदमाश ब्राह्मणों ने योजना करके यह प्लान किया कि उस विषय को दफन करने के लिए बोले आज मीटिंग नहीं करते, कल मीटिंग करते। उन्होंने वर्णन किया कि सही संशोधन करने वालों को कैसा भारत में काम करना होता होगा हम महसूस करने लगे। दिवाली का मौसम था, फटाके फूट रहे थे। हम जिस रेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ एक ट्रक खड़ी थी, कोई एक पागल बच्चा उस ट्रक के नीचे फटाके फोड़ रहा था और वो देखकर हमारी दिलों की धड़कन बढ़ रही थी। उसी तरह कल की मीटिंग में हुई बातें और ये सीन देखकर उनको अजब लग रहा था। ऐसा वर्णन वो साइंस की किताब में लिखा है, जैसे कोई उनकी बायोग्राफी की भी हिस्सा हो, बल्कि वो साइंस वाली बात थी। मगर वो उन्होंने एक्सपोज कब किया? जब राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया उसके पहले ही उन्होंने इस बात को एक्सपोज किया। उनको मालूम था कि ये लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके पहले इनको नेकेड किया जाए, इनको नंगा किया जाए। इसलिए रीस डेविड साहब के लिए हम बहुत आभारी हैं। 2008-9 साल चला गया, मगर इसमें दूसरे दिन जब मीटिंग हुई तब उन्होंने दूसरी संकल्पना बताई कि ऐसा करते हैं, हम एक नई संकल्पना जोड़ते, बीच वाला रास्ता, ANI नॉर्थ एंसेस्ट्रल इंडियंस एंड साउथ एंसेस्ट्रल इंडियंस। तो उन्होंने मिक्स जेनेटिक शेयरिंग ऐसी एक नई संकल्पना बताई। उन्होंने इस बात को इसलिए दर्ज किया कि मैं आगे बताऊंगा कि कैसे मिस इंटरप्रेट करने की पॉलिसी 2008 में ही तय की थी। फिर आया 2012-13 के बाद एक्सहिबिशन हो रहा था राखीगढ़ी में, बीजेपी ने ईवीएम घोटाला किया, कंकाल मिले थे 60, उसमें से फीमेल का ही डीएनए निकाला गया। वो डीएनए कहां से निकाला? तो जो कान के पीछे जो हड्डी है, कान के पीछे की हड्डी मजबूत होती है, तो उसके अंदर वो डीएनए मजबूत टिका रहा। और 2014-15 में खबर आई कि लगभग 4700 साल पुराना डीएनए मिला। तो इसलिए उस पर जो लोग काम कर रहे थे, दुनिया के 25-30 देशों के लोग काम कर रहे थे, उसमें मेन थे रीस डेविड। और जिसके नेतृत्व में एक्सहिबिशन हुआ तो उसको भी क्रेडिट का मेडल दिया जाए, इसीलिए उसका नाम भी उस बॉडी में शामिल था। उसका नाम है वसंत शिंदे। तो वसंत शिंदे को पहले तौर पर
दुनिया के पटल में वो साइट पुरानी ढूंढने के कारण नाम मिला, उसी दरमियान 192 डीएनए साइंटिस्ट का एशिया के तमाम हड्डियों में मिले हुए डीएनए पर रिसर्च चल रहा था, मगर उनको प्राचीन डीएनए नहीं मिल रहा था 2000 BC के पहले। तो उनको डीएनए मिला, वो रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित हुआ 2018 में। राखीगढ़ी के डीएनए को अवकाश था। अब उनको प्लान था कि राखीगढ़ी का डीएनए जो मिला है इस पर उनको मिस इंटरप्रिट करना था, इसलिए जो 92 साइंटिस्ट लोगों ने सिद्ध किया कि ब्राह्मण कौन से शताब्दी में भारत में आए। यहां तक ढूंढा गया कि कौन से शताब्दी में वो निकले थे अपने देश से, वेस्ट यूरेशिया से स्टेप पैस्टोरलिस्ट। साइंटिफिक भाषा में उनको कहा गया स्टेप पैस्टोरलिस्ट, यानी ब्राह्मणों के पूर्वजों को साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है यामनिया स्टेप पैस्टोरलिस्ट। स्टेप पैस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जंगली जमात। ब्राह्मणों को आज भी दुनिया के साइंस के हिस्ट्री में प्रगत जमात नहीं मानते, जंगली जमात। स्टेप पैस्टोरलिस्ट ब्राह्मण लोग ईसा पूर्व 3300 में निकले और भारत में आते आते उनको ईसा पूर्व 2000 या 1900 के बीच में वो आए। तो आने समय जहां जहां से वो गुजरे वहां से उन्होंने प्रगत सभ्यता को खत्म किया है। यूरोप साइड में गए, खत्म किया है। कलिन बरास एक बड़ा डीएनए साइंटिस्ट है, उसने तो ये लिखा है कि ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी है इनके पूर्वज स्टेप पैस्टोरलिस्ट है, इन्होंने दुनिया में हिंसा का अभियान चलाया है और यूरोप में बहुत बड़े हिंसा की है। और दुनिया के लोग और खास करके रिच डेविड जैसा साइंटिस्ट आदमी ये ब्राह्मणों के पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है। यहां क्यों नहीं नाम लेते रिच डेविड का? क्योंकि ये ढूंढ रहा है कि दुनिया में ज्यादा हिंसक, ज्यादा जंगली, ज्यादा आक्रमणकारी जमात अगर कोई है तो ब्राह्मण है। इसके ऊपर दुनिया में रिसर्च हो चुका है। कलिन बारास नामक एक डीएनए साइंटिस्ट ने एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया कि ब्राह्मण केवल भारत के लिए धोखेदायक नहीं है, दुनिया के लिए है। ये 2018-19 की रिसर्च की बात बता रहा हूं। वो साइंटिफिक तौर पर उनको स्पॉट कर लिया है। फिर जब राखीगढ़ी का डीएनए आया तो नीरज राय और वसंत शिंदे को मोहरा बनाकर आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत ने यह प्रोपेगेंडा करने के लिए प्री प्लान किया कि तुम मीडिया के सामने आकर ये बोलो। क्या किया उन्होंने? ये जो राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया 18 पन्ने का है, केवल 18 पन्ने का। उसका हेडिंग क्या है कि राखीगढ़ी के कंकाल में हमें ईरानियन फार्मर्स का और स्टेप पैस्टोरलिस्ट का डीएनए नहीं मिला। ऐसा सीधा हेडिंग है। यानी जहां भारत की बाउंड्री होती है अफगान, वहां के बाउंड्री का भी नहीं मिला। और भारत के बाहर जो बहुत दूर देश है ब्राह्मणों का पूर्वजों का देश, वो स्टेप पैस्टोरलिस्ट यानी ब्राह्मणों के पूर्वजों का डीएनए नहीं मिला। ये हेडिंग है। और जो 18 पन्ने का डीएनए आया है उसके अंदर एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखी गई है कि ब्राह्मणों का डीएनए मिला। मगर वसंत शिंदे और नीरज राय को मीडिया के सामने प्रस्तुत करके यह प्रोपेगेंडा किया गया कि ब्राह्मणों का डीएनए यही का है। डीएनए ब्राह्मणों का चल रहा था क्या? वो राखीगढ़ी का डीएनए का पीरियड है ईसा पूर्व 2700। आज के कैलेंडर्स के साथ जोड़कर गिनती करे तो उसका पीरियड होता है 4700। ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड है जो दूसरा डीएनए रिपोर्ट आया
125 साइंटिस्ट लोगों का एकदम समान लाइन पर प्रकाशित हुआ। यानी राखी गढ़ी का डीएनए जिस तारीख को पब्लिश हुआ, जिस माह में प्रकाशित हुआ, उसी माह में दूसरा एक डीएनए रिपोर्ट आया इंटरनेशनल साइंस जर्नल, जो नंबर 1 का जर्नल है साइंस के लेकर, उसके अंदर छप कर आया कि ब्राह्मण विदेशी है। और जो राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट है उसमें भी छप कर आया ब्राह्मण विदेशी है। मगर ब्राह्मण बनिया मीडिया को यह मालूम है ये साइंस की लैंग्वेज है, ये कब पढ़ेंगे? अगर इनके अंदर भी कोई विद्वान है तो बोल नहीं रहा है। देखो, आदिवासी लोगों को विदेशी कहा जा रहा है, कोई आदिवासी विद्वान आगे आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने रेखवाल जी को कहा कि आप लोगों ने यहां जितने भी तथाकथित विद्वान आदिवासियों के प्रोफेसर साइंटिस्ट थे उनको वक्ता बुलाते, तो उन्होंने कहा उनको सब मालूम है मगर डर रहे। मैंने इनको कहा आप क्यों नहीं डर रहे? तो रेखवाल जी ने कहा हमको देश बचाना है, हम नहीं डरेंगे। वसंत शिंदे को और नीरज राय को आगे करके झूठा प्रोपेगेंडा करवाया, ब्राह्मण यही का है, ब्राह्मण यही का है। उस दरमियान ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने योजना बनाई कि तुम ये लाइन पर बोलो, और चौबे को कहा गया कि तुम दूसरे लाइन पर बोलो, क्योंकि जो इंडस के जो लोग हैं, द्रविडियन लोग हैं, ये है कौन? इसका तो पाठ्यक्रम में बताया गया द्रविडियन मूल निवासी है, और मूल निवासियों में आदिवासी जो द्रविडियन लोग हैं उनका सवाल उनके सामने शायद था। तो दूसरी एक टीम खड़ी की, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको आगे करके उसने स्टेटमेंट दिलाया। उसी समय जब शिंदे को प्रोपेगेंडा करने के लिए कहा, उसी समय चौबे ने कहा आदिवासी में संताल, मुंडा, ये प्रमुख आदिवासी लोग हैं, ये विदेशी है। यानी ब्राह्मण लोगों ने दो तरीके का गेम किया है। एक, उन्होंने राखी गढ़ी के रिसर्च रिपोर्ट को मिसलीड किया, झूठा प्रोपेगेंडा किया कि इसमें ब्राह्मणों का डीएनए मिला है और ब्राह्मणों ने ही सिंधु सभ्यता का निर्माण किया है। सबसे बड़ा झूठा। अरे भाई, ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड है ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1900 के बीच में ब्राह्मण भारत में आए। आज के कैलेंडर के हिसाब से ब्राह्मणों का भारत में आगमन का समय है 2000 साल वर्ष पहले आए। मगर राखी गढ़ी का डीएनए कब मिला, राखी गढ़ी का कंकाल कब मिला, उसका पीरियड क्या है? ईसा पूर्व 2700 यानी 4700 साल पुराना डीएनए रिपोर्ट, डीएनए कंकाल मिले। यानी जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तब आपका डीएनए कैसे मिलेगा राखी गढ़ी में? आपका तो कोई आगमन ही नहीं। तो चौबे को किक आउट करना होगा, चौबे को नंगा करना होगा। तो चौबे के संदर्भ में जानकारी मिली, जानकारी ये मिली कि चौबे ने 2006 में एक रिपोर्ट, चौबे उसका मेन नहीं है, फॉरेनर्स लोग, साइंटिस्ट लोग भी उसके साथ है। 15 जून 2006 को बीएमसी जीनोम्स नामक जर्नल में चौबे ने एक डीएनए रिपोर्ट प्रसिद्ध किया, और उसमें उसने ये सिद्ध किया कि भारत के अंदर जो मिलने वाला जो ग्रुप है एमएन ग्रुप है, और ब्राह्मणों का जो डीएनए ग्रुप है वो R1 A R12 है। भारत के अंदर रहने वाले जो SC ST OBC, SC और OBC का जो ग्रुप है और आदिवासी का जो ग्रुप है उसमें ज्यादा साम्यता है। यानी SC ST OBC के अंदर मिलने वाला जो ग्रुप है यमियन ग्रुप ज्यादा है। यह बात उसने 2006 में बताई। चौबे एक उसमें मेंबर है। उसने यह भी बात बताई कि ब्राह्मण विदेशी है। इस रिपोर्ट में उसने कहा ब्राह्मण विदेशी है 2006 में। 7 अगस्त 2006 में बीएमसी जीनोम में एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसका अर्थ है पिछड़ी जाति तथा आदिवासी, इनके अंदर वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का फैसला। यानी पर्टिकुलर उसने आदिवासी पर डीएनए रिसर्च किया।
2006 में। उसके रिसर्च का सार ये, निचोड़ ये है, वो कहता है, उसमें उसके साथी भी है फॉरेनर साइंटिस्ट, मगर उस रिपोर्ट का सार ये है, भारत के आदिवासी लोगों की जनसंख्या और अन्य पिछड़ी जाति की जनसंख्या में डीएनए के आधार पर कोई भी भिन्नता नहीं मिली। 2006 के डीएनए रिपोर्ट में ज्ञानेश्वर चौबे और उसके जो अन्य फॉरेनर साइंटिस्ट है, वो कह रहा है कि एससी एसटी ओबीसी का डीएनए, एससी और ओबीसी का डीएनए और आदिवासियों के डीएनए समान मिले, उसमें भिन्नता नहीं मिली। इसके उल्टा ब्राह्मण लोग या पश्चिम यूरोप के लोगों से उनका डीएनए मिलता है। उसके अलावा आदिवासी और अन्य जन आबादी का ब्राह्मणों के वाई क्रोमोसोम के वंशावली में भिन्नता साफ दिखाई देती है। भारत के आदिवासी लोगों की वाई क्रोमोसोम वंशावल और अन्य निचली जातियों के वाई क्रोमोसोम वंशावल में समानता है और वे एक दूसरे के पूरक है, लेकिन उच्च वर्णीय ब्राह्मणों से यह वंशावल बिल्कुल मिलती नहीं है। खास करके भारत के मुख्य हैप्लोग्रुप M89, M52, M95, यह भारत की पिछड़ी जातियां M आदिवासी लोग इनमें मिलते हैं, लेकिन उच्च वर्णीय जातियों में यानी ब्राह्मणों में M माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं मिलता है। इसका सार ये बता रहा है, 2006 का रिपोर्ट बीएमसी में 7 अगस्त 2006 को प्रकाशित हुआ, वो आदिवासियों को लेकर था। उसने आदिवासियों की कंपेयर ब्राह्मणों से की तो ये पाया गया ब्राह्मण फॉरेनर से। उसने आदिवासियों का डीएनए और बैकवर्ड कास्ट और एससी का डीएनए मैच किया तो उसने कहा इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो ये डीएनए रिपोर्ट चौबे को इसका जवाब देना होगा। साथियों, डीएनए रिपोर्ट से प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण विदेशी है और ज्ञानेश्वर चौबे जिन रिपोर्ट में सहयोगी संशोधक थे, उन 2 रिपोर्ट में प्रमाणित हो गया कि ज्ञानेश्वर चौबे भी सहमत है कि आदिवासी और एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी का डीएनए एक है, मगर ब्राह्मणों का डीएनए ना एससी से मैच होता है, ना एसटी से मैच होता है, ना ओबीसी से मैच होता है, ना माइनॉरिटी से मैच होता है। ये 2006 का मामला है। चौबे ने जो स्टेटमेंट दिया, चौबे को ये अपना कहने का अधिकार था कि हमने जो डीएनए रिसर्च किए वो गलत है, ऐसा उसने नहीं कहा। तो ब्राह्मणों में अपराध बोध है कि डीएनए का मामले का भारत में अगर कोई प्रचार कर रहा है तो बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा के लोग प्रचार कर रहे हैं, और इसका असर जो जातियों में बांटे गए लोग हैं जिनका मनोबल कम होता जाता है जातियों के कारण, अगर उनको ये बात पता चल गई कि हम भारत के मूल निवासी हैं तो इसका असर भारत में ब्राह्मणों के ऊपर क्या होगा। तो ब्राह्मणों ने झूठ का आधार लिया और एक तरफ शिंदे को ब्राह्मणों को मूल निवासी है ऐसा कहने के लिए मजबूर किया। शायद उसने कोई भ्रष्टाचार किया हो या उसका कोई वीक पॉइंट हो, तो उसने ये किया, बदले में उसको बड़ा पद गुजरात में दिया गया मोदी ने। फिर बाद में ये प्रोपेगेंडा करने के पीछे ब्राह्मणों की साजिश ये थी कि ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित किया जाए और विषय को डाइवर्ट करने के लिए जो युक्तिवाद कम कर सकता है, जो आर्गुमेंट कम कर सकता है, या जिनके पास ज्ञान की कमी है, ऐसे समूहों के ऊपर अटैक करो ताकि झगड़े का मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, आदिवासी बनाम ब्राह्मण का झगड़ा लग जाए। तो ये एक चालाकी उन्होंने की, मगर वो चालाकी हमारे पकड़ में आ गई। साथियों, आदिवासियों को विदेशी कहना ये एक मात्र कपोल कल्पना है, इसमें तथ्य नहीं है, बल्कि ब्राह्मण विदेशी है। इसका सिंगल लाइन में सबूत यह है, ब्राह्मणों का डीएनए और एससी एसटी ओबीसी का डीएनए एक नहीं है। ब्राह्मणों के ग्रुप का नाम है R1A1 और भारत के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3MN। यानी हमारे ग्रुप का नाम अलग है और ब्राह्मणों के ग्रुप का नाम अलग है, तो इसमें एक ही रेशा हो गई। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इंडिजिनियस पीपल है, मूल निवासी है, और ब्राह्मण विदेशी है।
तो विदेशी हुए ब्राह्मणों को डर सताने लगा, तो उन्होंने आदिवासियों को विदेशी कहना शुरू कर दिया। बल्कि चौबे को हमने कुत्ता कहा, मगर साथ साथ उनको धन्यवाद भी देना चाहते। चौबे को धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उनको वनवासी बनाकर मूर्ख बनाया। वो वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों को अभी सवाल खड़ा हो गया राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जागृति के माध्यम से। तुम भी आदिवासी का संगठन चला रहे, बामसेब के माध्यम से रेकवाल जी भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आदिवासियों का संगठन चला रहे। वनवासी कल्याण आश्रम वाले लोगों को बुरा नहीं लग रहा है जब आदिवासियों को विदेशी कहा जा रहा है, मगर बुरा तो रेकवाल जी को लग रहा है। तो रेकवाल जी ने डीएनए का स्टडी किया और आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर समझा रहे हैं हम भारत के मूल निवासी है और तुम ब्राह्मणों विदेशी है। अब वनवासी कल्याण आश्रम का क्या होगा? साथियों, इस माध्यम से वनवासी कल्याण आश्रम में फंसे हुए हमारे अज्ञानी आदिवासी भाइयों को हम संदेश देना चाहते हैं, तुमको विदेशी कहने वाले लोगों के पिछवाड़े पर लात मारो और स्वाभिमानी होकर आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों की आइडेंटिटी, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए बाहर आओ, नहीं तो तुम्हें आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। दूसरा मुद्दा यह है कि जैसे ये लोग प्रचार कर रहे हैं, मगर आदिवासियों के जो एमपी एमएलए है जो ब्राह्मणवादी दल के द्वारा चुनकर जाते हैं, वो बोल भी नहीं रहे। जब ये आदिवासियों में मैसेज जाएगा कि आदिवासियों को विदेशी कहने का काम ये बीजेपी के आरएसएस के लोग कर रहे हैं, तब वो आदिवासी लोगों को वोट कहां से मिलेगा? उसको तो डंडा मिलेगा, उसको तो पत्थर मिलेगा, लट्ठी मिलेगा। तो इसलिए साथियों, मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत में एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी है, मगर आदिवासी लोगों को जब वो विदेशी कह रहे हैं तो मैं उन ब्राह्मणों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इससे आदिवासियों की आंख खुलेगी। इससे आदिवासी लोग ज्ञान के लिए इधर आएंगे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तरफ। इससे बामसेब के कार्यक्रम को सुनेंगे और बामसेब में ज्यादा तादाद में जुड़ने का काम, जैसे ही चौबे ने कहा, भारी तादाद में आदिवासी लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ जुड़ने का ग्राफ बढ़ गया है। साथियों, ब्राह्मण आदिवासियों को विदेशी कह रहा है, मगर तथ्य यह है ब्राह्मण विदेशी है। तो ब्राह्मण विदेशी है, जैसा वो विदेशी है एससी और ओबीसी को पता चल रहा है, तो ब्राह्मण इसके पहले प्रोपेगेंडा करता था कि आदिवासी ही अकेला मूल निवासी है। पहला वो प्रोपेगेंडा करता था केवल आदिवासी ही मूल निवासी है। तो अब ये मामला साफ हो गया डीएनए के आधार पर कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का डीएनए एक है। जैसे ये रेकवाल जी भील कम्युनिटी से, एक दिन मैंने उनको पूछा कि भील नाम कहां से मिला है? मीना, भील, गोंड, ये जो शब्द है शब्द नहीं है, ये एक ऐतिहासिक शब्दावली है। सिंधु सभ्यता के अंदर एक ट्राइब था, सिंधु सभ्यता के ये लोग हैं आदिवासी, सिंधु सभ्यता के वंशज है। बहालिक नामक नाग प्रजाति थी, यही प्रजाति आज भील नाम से रहती है। गोंड, मीना, ये सब मूल निवासी नाग लोग हैं। और अभी एक नया रिसर्च ये चल रहा है कि ये जो गोंड भाषा है, संताली भाषा है, ये गोंडी और संताली भाषा के ज्यादा शब्द जो सबसे प्राचीन भाषा पाली मानी जाती है, उस पाली भाषा में त्रिपिटक में ये संताली, मुंडा, गोंड, इन लोगों के शब्द ज्यादा मिलते हैं। ये बहुत आश्चर्यकारक रिसर्च अभी दुनिया में भाषिक आधार पर चल रहा है। और पाली का जो लिटरेचर है, ये आदिवासी के पूर्व का जो समाज है उसको भी संकलित पाली साहित्य में किया गया है। और बुद्ध का जो गुरु था, यानी राजा शुद्धोधन का जो पुरोहित था या गुरु था, उसका नाम था असित मुनि। और ये असित मुनि मुंडा कम्युनिटी का था और वो शाक्य गण संघ का प्रमुख था। ऐसा रिसर्च अभी चल रहा है। ये दुनिया का रिसर्च ब्राह्मण पढ़ता है, हमारे लोग नहीं पढ़ते। तो हमारे लोगों को पढ़ने के पहले
आदिवासियों को विदेशी कहना ही ब्राह्मणों का मकसद नहीं है। अगर बुद्धा शाक्य डायनेस्टी से है, शाक्य डायनेस्टी मूल निवासी है, और शाक्यों का कनेक्शन अगर मुंडा लोगों के साथ है, संताली लोगों के साथ है, तो ब्राह्मण जानता है कि यहां का प्राचीन इतिहास, बुद्ध ने सिंधु सभ्यता का खत्म होने के बाद ट्राइब्स जो थी, देखो बुद्धा के समय में ट्राइब्स था, जिसको कहते हैं गण संघ। शाक्य इज अ ट्राइब, कोली इज अ ट्राइब, वज्जी इज अ ट्राइब। ट्राइब मतलब गण संघ, ट्राइब मतलब जंगली नहीं, ट्राइब मतलब गण संघ। और गण संघ ने ही प्राचीन भारत में डेमोक्रेसी को पैदा किया था। बुद्धा ने खुद कहा कि मैंने वज्जियों से सीखा संघ कैसे बनाना चाहिए, इसीलिए मैंने वज्जी गण संघ से प्रेरणा लेकर भिक्षु संघ बनाया है, यानी संगठन बनाने की भावना। बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना बनाते वक्त कहा, हमने कहीं से उधार नहीं लिया है। आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडा करते, हमने कहीं से उधार नहीं लिया है, हमने हमारी गण संघ की व्यवस्था को हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसीलिए प्रियम्बल में लिखा रिपब्लिक स्टेट, गणतांत्रिक व्यवस्था। तो मैं इसको इस अर्थ में देख रहा हूं, यह मामला आदिवासियों को बदनाम करने का या आदिवासियों का मनोबल गिराने का नहीं है, बल्कि अगर शाक्य गण का और मुंडा संथाली लोगों का अगर ज्यादा मैच होता है भाषिक तौर पर और कल्चरल तौर पर, आदिवासियों के साथ शाक्य डायनेस्टी अगर मैच होती है, तो ब्राह्मण भी ये रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मणों को डर हो रहा है कि अगर ये लोग सारे सिंधु सभ्यता के वारिस सिद्ध हो जाएंगे और आदिवासियों का कनेक्शन शाक्यों के साथ हो जाएगा, तो आदिवासी अलग नहीं रहेगा, वो बहुजन समाज का अविभाज्य हिस्सा बनेगा। तो ब्राह्मणों को डर लग रहा है। तो ब्राह्मण लोग केवल मुंडा संताल इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, मैं ऐसा मान रहा हूं, ये बुद्धा के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, ये मौर्य के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका विरोध केवल आदिवासी लोगों को नहीं करना है, सही ढंग से जानकर समझकर SC ST OBC को, ब्राह्मणों का इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अभी 10 मिनट में